हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुष्पराज मूवी के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग जापान से होती है, जहां पर एक रीत रिवाज होती है कि किसी भी व्यक्ति की शादी होती है तो वह अपनी दुल्हन को बहुत सारे गिफ्ट देगा और उसी में से एक गिफ्ट बहुत ही खास होता है और यह गिटार जैसा दिखाई देने वाला एक बाजा होता है जो काफी ज्यादा महंगा होता है और यह इन सभी गिफ्टों में से भी काफी ज्यादा महंगा होता है। और यह महंगा इसलिए होता है क्योंकि यह लाल चंदन की खास लकड़ी से बना होता है और यह लकड़ी जापान में कहीं नहीं पाई जाती। और यह लकड़ी जापान से पहले चीन में और चीन से पहले मद्रास के शेषाचल जंगलों में पाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारी मेहनत और मशक्कत करने के बाद यह लकड़ी मद्रास से चाइना पहुंचती है। चाइना के बाद यह जापान में पहुंचती है और इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है इस मूवी की मेन कैरेक्टर यानी पुष्पराज की तरफ, जहाँ पर पुष्पा लाल चंदन से भरी एक ट्रक की गाड़ी को ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में वहाँ पर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी में जाकर कहता है कि नीचे उतरो, और उसके बाद पुष्पा वहाँ पर उस पुलिस वाले को मारता है और उसके बाद उतरता है और कहता है कि साहब गाड़ी क्यों रुकी। और उसके बाद कहता है कि तुम सभी लोग 10,000 में गेम से डालो। और उसके बाद एक पुलिस वाला आकर कहता है कि पुलिस वालों की रिश्वत देगा और उसके बाद वहाँ पर मारपीट शुरू हो जाती है। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि 10 नहीं तो 20, और उसके बाद फिर मारने लगता है और उसके बाद कहता है 20 नहीं तो 30, 30 नहीं तो 40, चलो 50 में पूरा गेम खत्म कर दो। और उसके बाद पुलिस वाला उसे पकड़कर एक गाड़ी में डालकर ले जाने लगते हैं। तभी पुष्पा कहता है कि चलो 50 नहीं तो पूरे 1 लाख। और उसके बाद फिर भी नहीं मानते और उसके बाद पुष्पा कहता है कि तुमने क्या समझा, पूरी मंडली को मैं 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन नहीं, मैं एक व्यक्ति का 1 लाख रुपए दूंगा। और इसके बाद उस गाड़ी को ड्राइवर बड़ी ही तेज ब्रेक मारकर उसे रोकता है और उसके बाद उसकी तरफ देखता है और गाड़ी रोककर उन सभी का 1-1 लाख रुपए पुष्पा पेमेंट कर देता है। और उसके बाद पुलिस वाला कहता है भाई कहाँ से आया है, और उसके बाद पुष्पा जाने लगता है। तभी कहता है भाई अपना नाम तो बताओ। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि मेरा नाम पुष्पराज। और उसके बाद कहता है कि नाम मत याद रखना। और उसके बाद ये स्टोरी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 साल पहले, जहाँ पर पुष्पा एक मिल में लकड़ियों की काटने का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वह रेस्ट करने के लिए एक कुर्सी पर टांग पे टांग धरकर बैठ जाता है और उसके बाद वहाँ पर मिल में कुछ लोग आते हैं जिसमें उसका मालिक भी होता है। और उसके बाद वो लोग उसे देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये क्या तुम्हारा दामाद है। और उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वो लोग कहते हैं क्या ये मिल के मालिक का दामाद है। और उसके बाद वहाँ से उस मिल का मुनीम आता है और पुष्पा से कहता है पुष्पा कम से कम थोड़ी बहुत तो इज्जत कर मालिक की, मालिक बहुत ज्यादा भड़क रहा है। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि ये वाला पैर मेरा और ये भी वाला पैर मेरा, और उसके बाद मैं इसे कहीं पे भी रुकूं, लेकिन उसकी लुंगी में खुजली क्यों हो रही है। और उसके बाद मुनीम कहता है कि तुम्हारी ये अकड़ यहाँ पर नहीं चलेगी। और उसके बाद पुष्पा कहता है चलो ठीक है, अकड़ यहाँ नहीं चलेगी तो कर मेरा पेमेंट। और उसके बाद मुनीम उसका पेमेंट करने लगता है। तभी वह उसके सारे पैसे दे देता है और उसके बाद पुष्पा उसमें से कुछ हिस्सा उसे दे देता है और उससे कहता है कि चल मार्केट में जाकर थोड़ी सी इज्जत खरीद कर अपने मालिक के माथे पर चिपका दे। और उसके बाद पुष्पा वहाँ से जाने लगता है। तभी ये सभी बातें देखकर एक व्यक्ति आता है और उसका नाम केशव होता है और वह कहता है कि मुझे भी अपना मालिक बदलना है, मेरा इसने दिल जीत लिया। और उसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। तभी मुनीम का मालिक कहता है कि इसके पास तो अकड़ थी, तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है। और उसके बाद वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर पुष्पा के घर पर एक व्यक्ति आया हुआ होता है और उस व्यक्ति के पैसे उसकी माँ पर होते हैं और वह अपने पैसे मांग रहा होता है। और वह कहता है कि असली रकम से ज्यादा तो उसकी ब्याज हो चुकी है और तुम हमारे पैसे कब वापस करोगे। और उसके बाद वह काफी ज्यादा वहाँ पर उन लोगों से भला भला कहता है और अगले दिन पुष्पा भैंस को बेचकर उस व्यक्ति का सारा पैसा वापस कर देता है। और उसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। तभी पुष्पा कहता है कि तेरा हिसाब तो होगा, लेकिन मेरा हिसाब अभी नहीं है। और उसके बाद वह कहता है कि जितने लोग कल थे उतने लोगों से तुझे उनके घर पर जाकर उन सभी से कहना होगा कि पुष्पा ने मेरा रुपया सारा का सारा वापस कर दिया है। और उसके बाद वह मना करता है तो पुष्पा उसे मारने लगता है। और उसके बाद वह हर किसी व्यक्ति के घर पर जाता है और वह पुष्पा के पैसे वापस करने के बारे में कहता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर पुष्पा काम की तलाश में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती है। एक गाड़ी आती है जिसमें 1 दिन का 100 रुपया मिलता है और वहीं पर दूसरी गाड़ी आती है जहाँ पर 1 दिन का 1000 रुपया मिलता है। लेकिन 1000 रुपए की गाड़ी में इलीगल काम होता है और वहीं 100 रुपए की गाड़ी में लीगली काम होता है। लेकिन अनलीगल काम में कोई पता नहीं होता कि कब वापस आना है कब नहीं। और उसके बाद पुष्पा वहाँ पर केशव से पूछता है कि ये गाड़ी कैसी है। और उसके बाद वहाँ पर पुष्पा इलीगल काम के लिए 1000 रुपए की गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ पर
उसके साथ केशव भी जाने लगता है और उसके बाद वह गाड़ी केशव और पुष्पा को मद्रास के शेषचरम जंगल में छोड़ देती है, जहाँ पर इल्लीगली काम हो रहा था और वहाँ पर लाल चंदन की लकड़ियाँ भी काटी जा रही थी और वहाँ पर जाकर वो लोग यह काम करते हैं। और उसके बाद वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि तुम सबने माल कहाँ छिपाया है। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि साहब यहाँ पर कोई माल नहीं है। और उसके बाद पुलिस वाला उसे पकड़कर उससे जबरदस्ती पूछने लगता है। तभी पुष्पा कहता है कि साहब तुम्हारी 1 मिनट में 1 गोली चलेगी, लेकिन हमारी एक ही बार में 60 खिलाड़ियाँ चलेगी। और उसके बाद उसके साथ एक और पुलिस वाला कहता है, उससे कहता है कि साहब यहाँ से चलने में ही बुराई है। इन सभी के चेहरों से देखने को लगता है कि जंगली है। और उसके बाद वो सभी डर से वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर पुष्पा और सभी लोग काम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस वाले बहुत सारे आ जाते हैं। और पुष्पा सोचने लगता है आज डर गया तो कुछ नहीं होगा। और उसके बाद लाल चंदन की सभी लकड़ियों को ट्रक में भरकर ले जाने लगता है और वह पुलिस वाले के सामने से लकड़ियों से बड़ी गाड़ी को ले जाता है और उसका पीछा पुलिस वाले कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा अचानक ही से रुक जाता है, उन पुलिस वालों के सामने आ जाता है और पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि साले तूने कहाँ पर माल छिपाया। और उसके बाद पुष्पा हंसकर कहता है कि साहब चलो गाड़ी में बैठे बैठे लस्सी पीकर मैं बताऊं। और उसके बाद पुलिस वाले उसे ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं और उसको बहुत ज्यादा पीटते हैं। और पीटने के बाद भी वह बहुत कुछ नहीं बताता, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ तो बताओ। और उसके बाद कहता है कि अगर मैंने बता दिया तो मालिक नाराज होगा। और उनसे पूछते हैं पुलिस वाले कि तेरा मालिक कौन है। और उसका पुष्पा हंसकर कहता है कि मेरा मालिक बनने में किस पे ताकत है, अपन ही अपना मालिक है। और उसके बाद पुलिस वाले उसे और मारने लगते हैं, लेकिन पुष्पा कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ पर एक और पुलिस वाला आ जाता है और पुष्पा से पूछता है कि तेरा नाम क्या है। उसके बाद पुष्पा कहता है मेरा नाम पुष्पा राज है। और उसके बाद पुलिस वाला कहता है कि तेरे बाप का नाम क्या है। लेकिन तभी पुष्पा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फ्लैशबैक में चलाता है, जहाँ पर जब वह एक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गया था अपनी माँ के साथ, तभी वहाँ पर उसने अपने नाम के साथ अपने बाप का भी नाम जोड़ दिया था, जहाँ पर उसका नाम मुलीटी पुष्पराज था। और वह एक नाजायज औलाद होने की वजह से वहाँ पर उसके बड़े भाई भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तेरे घर पर मेरे बाप क्या 2-3 बार चाय पीने के लिए चले गए, तूने तो हमारे परिवार के साथ नाम ही जोड़ दिया। और उसके बाद वहाँ पर उस नाम से अपने बाप का नाम हटवा देते हैं और पुष्पा से पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है। उसके बाद पुष्पा रोकर बताता है कि मेरा नाम पुष्पराज है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि जरा जोर से बता। और उसके बाद वह कहता है कि पुष्पराज। और उसके बाद वहाँ पर उसका एक कंधा ऊपर की तरफ हो जाता है और इस पूरी मूवी में पुष्पा का एक तरफ का कंधा हमेशा ऊंचा दिखाई दिया है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर उसको बचाने के लिए उसके मालिक आए हुए होते हैं, जहाँ पर एक का नाम जॉली रेड्डी होता है और दूसरे का नाम जग्गा रेड्डी होता है। और ये कोंडा रेड्डी की गैंग के होती है और ये कोंडा रेड्डी के दोनों भाई होते हैं। जॉली रेड्डी हमेशा अपनी प्यास बुझाने के लिए हर रोज अपने बिस्तर पे एक लड़की बुलाता है और वहीं पर दूसरा इसका भाई जग्गा रेड्डी जो पूरी लकड़ी के चंदन का हिसाब किताब रखता है और इसका पूरा भार इसी पर रहता है। और इन सभी का बड़ा भाई जो काफी ज्यादा डेंजर है, जिसका नाम कोंडा रेड्डी है, वह लोगों की सप्लाई करने में रहता है। और उसके बाद वह पुष्पा से पूछती है कि तूने हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि साहब इन लोगों को पूरी साल की 60,000 रुपए मिलती है, लेकिन अगर मैं इनको बताता तो इनसे कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा तो बहुत कुछ मिलेगा शायद। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि चलो 5 लाख में डील फाइल करो। और उसके बाद जॉली रेड्डी कहता है कि तुझे क्या लगता है हम तुझे 5 लाख रुपए देंगे। और उसके बाद कहता है कि तो मैं तुझे यहीं पर मार कर गाड़ दूंगा। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि अगर मैं मर गया तेरा भाई आकर कोंडा रेड्डी बताएगा कि चंदन से लकड़ी भरे हुआ जगह कहाँ पर है। और उसके बाद जग्गा रेड्डी उसे शांत कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है कि तूने हमारी चंदन की लकड़ी कहाँ पर छिपाई है। और उसके बाद पुष्पा बैर में जाकर बैठ जाता है और सभी लोग उस जगह जाते हैं जहाँ पर पुष्पा ने लकड़ियाँ छिपाई होती है। और उसका माइंडसेट देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने लकड़ियों से भरा हुआ पूरा ट्रक एक कुएं में फेंक दिया था। और जहाँ पर पुलिस वाले को लगा था कि शायद पता नहीं कहाँ पर छिपा दिया होगा। और उसकी यही दिमाग को देखकर वो लोग उसे 5 लाख रुपए दे देते हैं। और उसके बाद जब पेमेंट होने के बाद पुष्पा जाने के लिए उस बैंक की तरफ जाता है, तब जॉली रेड्डी कहता है कि तू दिहाड़ी मजदूर है और तू मेरे किसी काम का नहीं है। और उसके बाद पुष्पा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वह केशव से कहता है कि ये डुब्बी जैसी दिखाई देने वाली घड़ी कितने रुपए की आई है। तभी केशव
कहता है ये तो 5 लाख रुपए की आएगी शायद। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि मुझे भी इस डब्बे जैसी गाड़ी की चाहिए। और उसके बाद कहता है कि तू लाल कलर की लेके आ और तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। और केशव कहता है कि हम भाई फिर से गरीब हो जाएंगे, हमें बहुत सारी दिहाड़ी मजदूरी फिर दोबारा करनी पड़ेगी। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। और उसके बाद केशव लाल कलर की वैन को लेकर आता है। और उसके बाद पुष्पा और केशव दोनों ही अपने गाँव जाते हैं, जहाँ पर पुष्पा अपनी माँ को उस गाड़ी में बैठाकर घुमाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोंडा रेड्डी की तरफ, जहाँ पर कोंडा रेड्डी की एक मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो रही होती है। और उसके बाद पुष्पा वहाँ पर अपने लाल कलर की वैन को लेकर पहुँचता है। वहाँ पर जॉली रेड्डी वैन को देखकर कहता है कि शायद कोई भैया से मिलने के लिए आया होगा। और उसके बाद उस वैन में से पुष्पा निकलता है। और उसके बाद जॉली रेड्डी देखता ही रह जाता है कि उसने यह रेड कलर की वैन कैसे ले ली। और उसके बाद पुष्पा मीटिंग में पहुंचता है और उससे पहले वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और केशव भी वहां पर पहुंचता है और पुष्पा भी वहां पर पहुंचता है। लेकिन केशव वहां पर बैठ जाता है। तभी पुष्पा कहता है अभी कोंडा रेड्डी आएगा और तुम सभी को उठना पड़ेगा। और उसके बाद वहां पर कोंडा रेड्डी आता है और वहां पर बैठे हुए सभी लोग खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद केशव ये देखकर काफी ज्यादा हंसता है। और उसके बाद वहां पर मीटिंग चलती है। वहां पर कोंडा रेड्डी सभी लोगों को डांट रहा होता है क्योंकि उसका सारा का सारा माल पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि यदि नाचना ना आता हो तो गाने को खराब नहीं कहना चाहिए। और उसके बाद जॉली रेड्डी उसे देखकर उस पर चढ़ने लगता है। और उसके बाद जग्गा रेड्डी बताता है कि भाई मैंने इसे बुलाया क्योंकि इसने हमारा माल पकड़ने से बचाया था। और उसके बाद कोंडा रेड्डी कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है हमारे माल को सेफली पहुंचाने के लिए? तभी पुष्पा कहता है कि हाँ। और उसके बाद कोंडा रेड्डी कहता है कि चलो प्लान बताओ। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि ये एक आइडिया है, मैं कोई अचार नहीं बांट रहा हूँ और मैं इसे अकेले में ही तो नहीं बताऊँ। और उसके बाद कोंडा रेड्डी वहाँ से सभी लोगों को भेज देता है। और उसके बाद पुष्पा एक आइडिया बताता है। वह आइडिया होता है कि हमें एक दूध का बिजनेस को स्टार्ट करना होगा और हमें दूध की गाड़ी बनानी होगी जिसमें नीचे के सिरे पर लाल चंदन की लकड़ियों को पैक करके ले जाना होगा और उसके ऊपर दूध को डालकर ले जाना होगा जिससे पुलिस वालों को कोई शक न हो। और उसके बाद कोंडा रेड्डी बहुत सारी गाड़ियां बनाता है और उसके बाद वहाँ पर दूध का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और लाल चंदन की लकड़ी भी कोई पकड़ नहीं जाती है। और यह देखकर कोंडा रेड्डी बहुत ज्यादा खुश होता है और उनका यह बिजनेस काफी ज्यादा चलता है और पुष्पा कुछ ही दिनों में माला माल हो जाता है। और उसके बाद पुष्पा की नजर एक दूध बेचने वाली लड़की की तरफ पड़ती है जिसे देखकर पुष्पा कहीं न कहीं उससे प्यार करने लगता है। और उसके बाद वह हर रोज उसे देखता है और केशव से पूछता है कि क्या उसने मुझे देखा? और केशव कह देता है कि नहीं। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि तुझे अपने यार के कुछ पलों की खुशी को नहीं देखा जा रहा और तू मुझे आजकल ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ ज्यादा ही खुश है। और उसके बाद वह बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक गाड़ी की तरफ जहाँ पर दूध की गाड़ी में चंदन की लकड़ियां लेकर एक ट्रक जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले उस ट्रक को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद गोविंद जो पुलिस वाला होता है वह गाड़ी को लकड़ी से बजाकर देखता है। ऊपर से तो वह बजती है और नीचे से वह बजती नहीं है। और उसके बाद गोविंद पूछता है कि यह फटे ढोल की तरह क्यों बज रही है और यह कहाँ से लेके आए हो? और उसके बाद वो दोनों लोग पुष्पा के बारे में बता देते कि यह पुष्पा का प्लान था और उसी ने यह काम करने के लिए हमें कहा था। और उसके बाद गोविंद कहता है कि आज से तू पुष्पा के लिए काम नहीं करोगे और तुम काम करोगे तो सिर्फ मेरे लिए। और उसके बाद उन लोगों को तो गोविंद छोड़ देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक सिनेमा घर की तरफ जहाँ पर श्रीवल्ली और उसकी कुछ फ्रेंड होती हैं जो मूवी देखने के लिए आई हुई होती हैं। और उसके बाद उनके पास पैसे कम पड़ते हैं क्योंकि उस थिएटर में नागार्जुन की मूवी लगी हुई होती है और इसीलिए उसे ब्लैक में टिकट काफी ज्यादा महंगी पड़ रही होती है। और उसके बाद वहाँ पर केशव आता है और केशव पूछता है क्या तुम सभी को टिकट मिली या नहीं? और वो बताते हैं कि हमें टिकट नहीं मिली। और उसके बाद कहता है केशव क्यों? कि हमारे पास कैश पैसे कम है। और उसके बाद केशव कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ। और उसके बाद कहता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तभी वो लोग कहते हैं क्या? तभी केशव कहता है कि जो मेरा दोस्त है ना पुष्पा उसको श्रीवल्ली को देखना होगा और जाते जाते उसे मुस्कुराते हुए भी जाना पड़ेगा। और उसके बाद श्रीवल्ली की सभी फ्रेंड हाँ कर देती हैं। और उसके बाद केशव उन्हें रुपए देता है। और उसके बाद अगले दिन केशव और पुष्पा एक मंदिर में जा रहे होते हैं और वहाँ पर पुष्पा पूजा करता है। और उसके बाद श्रीवल्ली भी वहाँ पर होती है और श्रीवल्ली की सभी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम पुष्पा को देखकर थोड़ा सा हंस दो। और उसके बाद केशव कहता है कि पुष्पा तुम श्रीवल्ली की तरफ देखो तो सही। और उसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली की तरफ देखने लगता है और श्रीवल्ली भी हंसकर उसे देखने लगती है। और पुष्पा केशव से कहता है कि आज मेरी भगवान ने प्रार्थना सुन ली। और
उसके बाद पुष्पा कहता है कि चलो ठीक है, आज मैं सीधे उससे आई लव यू कह ही देता हूँ। और उसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली के पास पहुंचता है और उसके बाद श्रीवल्ली से आई लव यू कहता है। तभी श्रीवल्ली उससे कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने हमें 1000 रुपए दिए थे तुम्हें देखने के लिए और तुम्हारे सामने हंसने के लिए। और उसके बाद पुष्पा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह केशव को मारने पीटने लगता है और केशव से कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यदि तूने मेरे कैरेक्टर पर दाग लगा ही दी है तो एक और काम करना पड़ेगा कि तुझे 5000 रुपए उसे देने होंगे। केशव कहता है क्या तुम्हें 5 दिन और देखना है उसे? पुष्पा कहता है कि नहीं रे, तुझे उससे ये कहना होगा कि तुझे 5000 रुपए में पप्पी देनी पड़ेगी। और उसके बाद केशव कहता है चलो ठीक है। और उसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली की फ्रेंडों से कह देता है और उसके बाद अगले दिन पुष्पा और केशव उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर श्रीवल्ली और उसकी फ्रेंड आती है और उसके बाद श्रीवल्ली पुष्पा के पास जाती है पप्पी देने के लिए। और उसके बाद श्रीवल्ली कहती है कि क्या खा रही हो? और उसके बाद पुष्पा कहता है कि मैं आज इलायची खा रहा हूँ क्योंकि मुझे पप्पी चाहिए और इसीलिए मैं यह खा रहा हूँ और ये खुशबू देती है। और इसके बाद पुष्पा कहता है कि चलो पप्पी दो। और उसके बाद श्रीवल्ली कहती है कि बात भी नहीं करोगे? और उसके बाद श्रीवल्ली कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी पहली किस अपने पति को दूंगी लेकिन ये नहीं हो रहा। और उसके बाद पुष्पा कहता है क्या कि तुम्हारी पप्पी लेने के लिए तुमसे शादी भी करनी पड़ेगी। और उसके बाद श्रीवल्ली वहाँ से रोकर अपने फ्रेंड को बताती है और उसके बाद उसकी फ्रेंड पुष्पा पर और केशव पर काफी ज्यादा भड़कती है। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि 5000 रुपए तो मैं तुझसे वसूल करके ही रहूंगा, इसके लिए क्यों ना मुझे शादी ही करना ही क्यों ना पड़े। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस मूवी की एक और कलेक्टर की तरह जिसका नाम मंगल सीनू होता है और इसके पास 1000 टन लाल चंदन की लकड़ियां होती है लेकिन यह पुलिस वालों की नजरों से लाल चंदन की लकड़ियों को बचा नहीं पा रहा होता है और इसीलिए वह कोंडा रेड्डी की तरफ आता है और वह कहता है कि तुम हमारी लाल चंदन की लकड़ियों को सेफ रखो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और उसके बाद कोंडा रेड्डी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास इस काम के लिए एक लौंडा है और इसके आने के बाद हमारी एक भी लकड़ी पकड़ी नहीं गई है और यह तुम्हारी लकड़ियों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रहेगा और उसका नाम पुष्पा है। और उसके बाद पुष्पा उसकी लकड़ियों का ख्याल रखता है और उसके कुछ दिनों बाद लकड़ियों के गोदाम के बारे में गोविंद को पता चल जाता है और उसके बाद वह गोडाउन के पास आने ही वाला होता है तभी पुष्पा के पास कोंडा रेड्डी का फोन आता है और वह कहता है कि पुलिस को हमारे गोडाउन के बारे में पता चल गया है। और उसके बाद उसका चंदन की सभी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है और केशव से कहता है कि तुम डैम की गेट को बंद कर देना और उसे कुछ रुपए देकर उसे बंद करा देना जिससे हमारी सारी की सारी लकड़ियां सेफली बच जाएंगे। और उसके बाद केशव उस डैम को बंद करा देता है और जिससे सभी लकड़ी डैम के बंद होते ही वहीं रुक जाती है। और उसके बाद गोविंद को वहाँ पर गोडाउन पर कुछ नहीं मिलता और उसे एक बार फिर पुष्पा मार दे देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मंगल सीनू की तरफ जहाँ पर मंगल सीनू ने अपना माल बचाने के बाद बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और उसने बहुत सारे एमएलए एमपी और विधायक जैसे लोगों को बुलाया था और उसी में पुष्पा को भी उसने इनवाइट किया था। और उसके बाद वहाँ पर पता चलता है कि पुष्पा को मंगल सीनू के बारे में कि हम काफी सारी मेहनत करने के बाद 25 लाख रुपए 1 टन के मिलते हैं हम लोगों को और मंगल सीनू 1 टन के 2 करोड़ लेता है और वह चेन्नई के मुरुगन को अपना सारा माल डील करता है। और उसके बाद यह बात पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है और कोंडा रेड्डी कहता है चलो ठीक है, तो इस बात के लिए तुम उससे ही बात करो सीधे, क्योंकि कोंडा रेड्डी को पता था कि मंगल सीनू से अगर वह बात करेगा तो कुछ बात बिगड़ सकती है और इसीलिए वह पुष्पा को कहने के लिए कहता है और पुष्पा वहाँ पर मना कर देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पर पुष्पा अपनी माँ के साथ श्रीवल्ली के घर पर पहुंच चुका है जहाँ पर उन लोगों की शादी के बारे में बात हो रही थी। और तभी वहाँ पर पुष्पा का बड़ा भाई आ जाता है और उसके बाद पुष्पा के पिता से कहता है कि मैं कम से कम लड़के के खानदान के बारे में तो पता करना चाहिए और यह एक नाजायज औलाद है और इसे अपनी लड़की का हाथ दे रहे हैं। और तभी इतनी बात सुनकर पुष्पा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर पास ही जाके गधे को उठाकर अपने बड़े भाई की तरफ मारता है और तभी पुष्पा की माँ बेहोश हो जाती है और उनके सिर से खून बहने लगता है और जल्दी जल्दी वह हॉस्पिटल में ले जाता है। तभी वहाँ पर पुष्पा काफी ज्यादा रोता है और ये सब पूछता है कि भाई आज तुम रो क्यों रहे हो। और पुष्पा बताता है कि मैं जब बचपन में छोटा था तब मेरे बड़े भाई ने हमारे घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया और मेरी गले में जो मेरे पिता की आखिरी निशानी थी, एक लॉकेट जिसमें मेरे पिता का फोटो था,
उसने वह भी मेरे गले से छीन लिया। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि अब मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं। और उसके दिन अगले दिन शिफ्ट होता है मंगल सीनू की तरह, जहाँ पर वह गया रेड्डी को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर एमएलए का फोन आ जाता है और वह ऑन द स्पॉट कॉल वह उस गया रेड्डी को ठोक देता है। और वह कहता है कि भाई तुमने पहले 5 मिनट पहले क्यों नहीं कॉल की, अगर 5 मिनट पहले कॉल की होती तो मैं उसे बचा सकता था, लेकिन अब कोई मामला बिगड़ेगा तो नहीं, तुम संभाल लेना। और उसके बाद वह पुष्पा से पूछता है, पुष्पा हाँ तुम क्या करने आई हो यहाँ पर। तभी पुष्पा कहता है कि भाई यहाँ पर मैं 25 का 50 कराने आया था, लेकिन इसको देखने के बाद अब मुझे अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा। और वह कहता है कि मुझे अब एक खोखा चाहिए, 1 टन का। और उसके बाद मंगल सीनू कहाँ चुप रहने वाला था, तभी वह अपने लॉन्डो से कहता है कि इसे मारो। और उसके बाद वहाँ पर गुस्सा उठाकर उनके सारे लोगों को मारता है। और मंगल सीनू से कहता है कि अब मैं सीधे चेन्नई के मुर्गन से ही सीधे अपनी डील करूंगा। और उसके बाद पुष्पा इतना बड़ा झगड़ा होने के बाद सीधे चेन्नई के मुर्गन के पास जाता है 10 टन माल लेकर। और वहाँ पर पहुंचने के बाद वह मुर्गन को अपना एक सैंपल दिखाता है। और उसके बाद मुर्गन आता है और मुर्गन कहता है कि ऐसा माल मैंने बहुत पहले देखा था जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और पुष्पा कहता है चलो ठीक है, तो मैं तुमसे डील करूंगा सीधे। और इसके बीच में मंगल सीनू नहीं आएगा। और उसके बाद वहाँ पर डील फाइनल हो जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉली रेड्डी की तरफ, जहाँ पर जॉली रेड्डी को पता चल गया होता है कि हमारे माल के बारे में किसने बताया था, जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं, उसमें श्रीवल्ली के पिता भी होते हैं। और उसके बाद वह श्रीवल्ली के पास जाता है और वह श्रीवल्ली से कहता है कि यदि तुम्हें अपने बाप को बचाना है तो मेरे पास एक रात बिताने आना होगा, और यह पीली साड़ी लेकर तैयार होकर आओ। और उसके बाद श्रीवल्ली रेडी होकर वह जॉली रेड्डी की तरफ तो नहीं जाती, वह पुष्पा के पास जाती है और पुष्पा को सारा कुछ बताती है। और पुष्पा उसके बाद वह जॉली रेड्डी के पास जाता है और वह जाकर उसे लातों से और ऊँटों से मारता है। और उसके बाद वह बहुत बुरी तरीके से मारता है, जहाँ पर जॉली रेड्डी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर पुष्पा के पास केशव आता है और केशव कहता है कि भाई इसे मत मारो, यदि यह मर गया तो इसके भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तभी जॉली रेड्डी कहता है कि ये बात तेरे और मेरी बीच की है और यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। और पुष्पा कहता है कि ये कही तूने मर्दों वाली बात, और कल तू ठीक होकर उसके बाद मेरे मुझ को मिलना, तब मैं तुझे बताता हूँ कि तूने किस पर हाथ रखा है। और उसके बाद अगले दिन सीन शिफ्ट होता है कोंडा रेड्डी की तरफ, जहाँ पर वह हॉस्पिटल में पहुंचता होता है अपने भाई के पास, जहाँ पर वह देखता है कि वह काफी ज्यादा घायल है। और वह पूछता है कि तुम्हें किसने मारा, और जॉली रेड्डी कुछ नहीं बताता। और वहाँ पर और भी लोग होते हैं, वह भी नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। और उसके बाद कोंडा रेड्डी कहता है कि जिस दिन में यह गोदाम में था उस दिन एक लड़की आई थी इसके पास, शायद उसी ने ही इसको मरवाया होगा। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है पुष्पा और केशव की तरफ, जहाँ पर पुष्पा और केशव बातें कर रहे होते हैं कि भाई जॉली रेड्डी को हमने मारा है, ये बात कोंडा रेड्डी को यदि पता चल गई तो वह हमें छोड़ेगा नहीं। तभी वहाँ पर गेट खोलकर कोंडा रेड्डी आ जाता है और वह पुष्पा से कहता है कि पुष्पा तुम्हारे पास जो हवाले का आधा नोट है उसे लेकर चलना होगा और हमें डील का पैसा वापस लेके आना होगा। और उसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ चले जाता है, लेकिन वहाँ पर केशव नहीं जाता है। और तभी केशव जो गाना गा रहा होता है वह गाना एक काम वाली आकर गुनगुना रही होती। तभी केशव कहता है कि ये गाना तो मैं गा रहा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता। और उसके बाद वह काम वाली कहती है कि जो तुम बातें कर रहे थे ना जॉली रेड्डी को मारने की, वो बात हमने और कोंडा रेड्डी ने सुन ली थी। और उसके बाद केशव काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वह भागते भागते ये एक जगह जाता है जहाँ पर पुष्पा के पेजर पर एक एसएमएस स्ट्रेंजर का छोड़ देता है। और उसके बाद पुष्पा को वह एसएमएस तो मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोंडा रेड्डी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे चेहरे को बांध देते हैं। और उसके बाद वह उसको मारने लगते हैं। और तभी वहाँ पर मंगल सीनू के लोग आ जाते हैं और वहाँ पर एक फाइट सीन होता है और वहाँ पर कोंडा रेड्डी और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और ये लोग तो पुष्पा को मारने के लिए आए थे, लेकिन फ्यूल में कोंडा रेड्डी मारा जाता है। और उसके बाद वहाँ पर पुष्पा एक बहुत तगड़ा फाइट सीन होता है, वहाँ पर मंगल सीनू के साले को मार देता है पुष्पा। और उससे पहले मंगल सीनू का फोन आता है कि तुम मेरे साले को मत मारो। और उससे पहले पुष्पा कहता है कि यह तुमने 5 मिनट पहले फोन किया होता तो मैं तुम्हारे साले को बचा सकता था, लेकिन वह अब मर चुका है। लेकिन तभी पुष्पा गन से उसके साले को शूट कर देता है। और उसके बाद अगले दिन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोंडा रेड्डी एक फेमस आदमी था, उसका अंतिम संस्कार हो रहा था होता है। तभी वहाँ पर एमएलए आ जाता है और वहाँ पर मंगल सीनू भी आता है जो अपने साले की बॉडी को लेने के लिए आया होता है। तभी वह एमएलए से कहता है कि इसने हमारे लोगों को मारा है और इसने सिंडिकेट की पूरी टीम को धोखा दिया है। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि ये धोखा तो कुछ नहीं, लेकिन इससे बड़ा धोखा तो यह है कि तुमने इतने सालों तक जो माल सप्लाई किया है और तुम 1 टन का 2 करोड़ लेते हो, लेकिन हम लोगों के बीच में केवल 25 लाख ही रुपए देते हो और 1.5 करोड़ रुपए लेकर कहाँ जाते हो। और उसके बाद पुष्पा वहाँ पर नोटे से भरा हुआ एक बैग जिसमें 3 करोड़ रुपए होते हैं वह एमएलए के सामने पटक देता है। और एमएलए से कहता है कि एक बार तुम मेरे ऊपर भरोसा करके तो देखो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन
लेकिन तभी मंगल सिंह कहता है कि यह इसके बस की नहीं है क्योंकि ये एक नया छोकरा है और यह कुछ नहीं कर सकता। तभी एमिली कहता है कि इन सभी का सबूत तो मेरे सामने ही है और इसकी रखवाली में अभी तक एक भी चंदन की लकड़ी पकड़ी नहीं गई है, तो मैं इससे मना कैसे कर सकता हूँ। और उसके बाद एमिली उसे सिंडिकेट का मैन हेड बना देता है और उसके बाद फिर होता है पुष्पा का पूरा की पूरा राज और पुष्पा हर तरफ छाया हुआ होता है। तो वहाँ पर एक और करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम भैरव सिंह शेखावत होता है और एक पुलिस वाला होता है जो गोविंद के ट्रांसफर होने के बाद इसकी एंट्री होती है। और पुष्पा को पता होता है कि इस पुलिस वाले के अभी से इसकी जेब में पैसे नहीं दिए गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है। और उसी के बाद पुष्पा 1 करोड़ रुपए लेकर भैरव सिंह शेखावत के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहाँ पर पुष्पा 1 करोड़ रुपए देता है। और तभी भैरव सिंह कहता है कि मैंने कुछ कम ला गया। तभी पुष्पा के लोग कहते हैं कि नहीं तो ये पूरे 1 करोड़ 1 खोखा है, लेकिन तभी भैरव सिंह कहता है कि मैंने कुछ कम ला गया है। तभी सभी लोगों से पैसे काउंट करने लगते हैं और उसके बाद बहुत समय हो जाता है, लेकिन बार बार काउंट करने के बाद पैसे तो पूरे होते हैं। लेकिन तभी शेखावत कहता है कि ब्रांड जानते हो, ब्रांड जो बाप का नाम होता है। और उसके बाद पुष्पा को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी मुट्ठी को भींच लेता है। तभी शेखावत अपनी गन को उठाता है और उसकी मुट्ठी में डाल देता है और वह कहता है कि मुट्ठी भींचने का काम तो सिर्फ मेरा है, मेरा तू क्यों भींच रहा है। और उसके बाद पुष्पा को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके बाद पुष्पा कहता है कि साहब कितना पैसा कम। तभी शेखावत कहता है कि साहब नहीं सर बोल सर। और उसके बाद शेखावत कहता है कि इसी चीज की तो कमी थी कि तू मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था और अब से मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना लेना है और कितना क्या करना है, और ये भी डिसाइड मैं ही करूंगा कि डील कहाँ पर होगी फाइनल और कहाँ कुछ होगा। और उसके बाद शेखावत कहता है कि चल ठीक है अब तो अपनी शादी में जा। और उसके बाद पुष्पा अपनी शादी में चला जाता है और वह अपनी शादी में तैयार होता है। तभी उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुष्पा और भैरव सिंह शेखावत की तरफ, जहाँ पर पुष्पा और भैरव सिंह शेखावत दोनों बैठ कर पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा बीती हुई बातों को फिर से उन्हीं पर बातें करने लगता है। तभी पुष्पा कहता है कि सर तुम्हें पता था कि मेरा कोई बाप नहीं है और तुम उस दिन कह रहे थे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और पुष्पा कहता है कि शायद तुम्हारे गन में 1 गोली ज्यादा है। तभी शेखावत कहता है कि अरे बावले पागल क्यों हो रहा है, इसमें तो 6 की 6 गोलियां हैं। लेकिन पुष्पा कहता है कि नहीं साहब इसमें 1 गोली ज्यादा है। तभी शेखावत अपनी गन को निकाल कर पुष्पा को दे देता है और उससे कहता है कि चेक कर। और उसके बाद 6 गोली निकलता है। पुष्पा बीती हुई बातों को याद दिलाता है और वह कहता है कि सर उस दिन मैंने मुट्ठी भींची थी और उसमें तुमने एक गन डाली थी, वो गन डालती जो गोली इसमें थी, लेकिन गोली वो आज ही है और उस दिन में गोली चल जानी चाहिए थी। और इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ कि शेखावत भूतनी के 1 गोली ज्यादा है इस गन में। और उसके बाद बंद मुट्ठी में गोली से फायर करता है और उसके बाद उसके हाथों में से खून निकलने लगता है और उसी खून से हुए पूरे हाथ को अपने पीठ पर लगाता है। और उसके बाद शेखावत से कहता है कि ब्रांड इसे नहीं कहते, ब्रांड कहते हैं इसे मेरी रगों में मेरे बाप का खून दौड़ रहा है और यही मेरा असली ब्रांड है और जो मेरे से यह कोई नहीं छीन सकता। और उसके बाद पुष्पा शेखावत से कहता है कि चल शर्ट निकाल अपनी। और उसके बाद शेखावत कहता है कि पुष्पा यह ठीक नहीं कर रहा। और उसके बाद इसी बात पे पुष्पा कहता है कि चल अब पैंट निकाल। और उसके बाद वह पैंट भी निकाल देता है और उसके कपड़े चला देता है और फिर उसके बाद वह अपने भी कपड़े निकालता है। और उसके बाद पुष्पा कहता है कि ब्रांड ऐसे नहीं कहते हैं, ब्रांड कहते हैं इसे कि जो कहीं पे भी चला जाए फिर भी उसकी लोग वाग इज्जत करे उसे कहते हैं ब्रांड। पहनावे से कोई ब्रांड नहीं बनता। आज तू पुलिस वाला भी सके, लेकिन अगर तेरे बदन पर पुलिस की वर्दी नहीं है तो तू कोई पुलिस वाला नहीं, ना ही तेरी कोई इज्जत करेगा। अगर नंगे बदन तू अपने घर पर जाएगा तो तेरा कुत्ता भी तुझे पहचानने से मना कर देगा और तुझे देखकर भौंकेगा। और उसके बाद पुष्पा अपने घर सीधे शादी के लिए जाता है और उसके बाद वहाँ पर नंगे बदन को देखकर सभी लोग उसको कपड़े पहनने के लिए देते हैं। और उसके बाद वहाँ पर पुष्पा की शादी होती है और दूसरी तरफ भैरव सिंह शेखावत पुष्पा से बदले लेने की ज्वाला में झुलस रहा होता है। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और आपको कौन सा सीन आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताएं और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।